देखो आज हमारा टॉपिक है एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे। तो इसमें वास्तव में है क्या, ये समझिए पहले। तो हमने आपको एकक कोशिका बताया था। ठीक है, तो एकक कोशिका मुख्यतः अगर देखा जाए तो 4 प्रकार की मुख्य रूप से होती है। एक SCC वाली, जिसे हम SCC सिंपल सेंटर्ड सेल, ठीक है, या आग एकक कोशिका कहते हैं। दूसरा BCC होती है, BCC, ठीक है, जिसको बॉडी सेंटर्ड सेल बोलते हैं। हिंदी में इसका नाम है अंतः केंद्रित एकक कोशिका। क्या नाम है? अंतः एकक कोशिका। फिर इसके बाद तीसरी जो होती है वो होती है फलक केंद्रित एकक कोशिका। इसको अंग्रेजी में फेस सेंटर्ड सेल बोलते हैं, FCC बोलते हैं। ठीक है, चौथा जो है आपका वो होती है अंत केंद्रित एकक कोशिका। इसको अंग्रेजी में इंड सेंटर्ड सेल बोलते हैं। ठीक है, यानी तो पहली हम जो मुख्य रूप से 14 प्रकार के ब्रेविज जालक जो हम पढ़े थे पिछले वीडियो में, उन ब्रेविज जालकों में अगर देखा जाए ध्यान से तो ये 4 प्रकार की कोशिकाएं मुख्य रूप से होती हैं। उन्हीं को ही किसी दूसरे एंगल पे, किसी तीसरे एंगल पर करके दिखाया था। तो आज जो हम ये देखेंगे कि जो वास्तव में हमारा क्रिस्टल होता है या क्रिस्टल जालक होता है, उसमें जो अवयवी कण होते हैं, ठीक है, या एकक कोशिका, बहुत सारी एकक कोशिका मिल करके ही तो क्रिस्टल जालक बनता है। जैसे ईंट का उदाहरण हमने आपको दिया था कि आप जब दीवार बनाते हो तो आपको बहुत सारी ईंटों की आवश्यकता होती है कि नहीं? बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये अगर आपने दीवार बनाई है तो एक जैसी बहुत सारी ईंटों की आवश्यकता होती है। बताओ, बताया था उस दिन हमने कि नहीं? और यहाँ पे जो ईंट होती है ये वास्तव में क्या होता है? एकक कोशिका। क्या होती है? एकक कोशिका। बात समझना। जबकि तुम्हारा जो ये पूरा दीवार है ये क्रिस्टल जालक हो गया। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इसी तरीके से जो हमने एकक कोशिका के ये प्रकार पढ़े थे, यानी ईंटों के प्रकार पढ़े थे, ये समझ सकते हो। तो वो 4 प्रकार हम देख लिए। ठीक है, BCC, SCC, BCC और FCC। आज हम ये देखेंगे कि वास्तव में जो आपकी ये एकक कोशिकाएं होती हैं उनके कोने पर हमने बताया था कि अवयवी कण उपस्थित होते हैं। कोने पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं। अवयवी कण कौन से होते हैं? जैसे कि अणु होता है, परमाणु होता है और आयन होते हैं, ये अवयवी कण होते हैं। ठीक है, क्लियर? तो आज हम यही देखेंगे कि जो ये एकक कोशिकाएं हैं, इन एकक कोशिकाओं में अवयवी कणों की संख्या कितनी निर्धारित होती है। वो जितनी दिखती है वास्तव में उतनी नहीं होती है। वास्तव में कितनी होती है उसको हम समझते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग, और हमें मालूम है कि SCC जो होता है इसके हर कोने पर एक एक अवयवी कण उपस्थित होता है। ये हमने आपको बताया था। ठीक है, हर कोने पर एक एक अवयवी कण उपस्थित होता है। तो टोटल अगर देखा जाए कितने कोने हो गए? तो 8 कोने हो गए। टोटल कितने कोने हो गए? तो 8 कोने हो गए। टोटल जो है 8 कोने हो गए। यहाँ पे आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, लेकिन क्या अगर इसके पास 8 कोने हैं और आपको 8 कोनों पर 8 अलग अलग में लाल रंग के अवयवी कण दिख रहे हैं, तो क्या इस एकक कोशिका में टोटल 8 अवयवी कण होंगे? ठीक है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। 8 अवयवी कण नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसको समझते हैं एक उदाहरण से। तो ये एक हम चित्र आपको दिखा रहे हैं। इस चित्र को आप देखिए ध्यान से। ये चित्र आप देखोगे ध्यान से, ठीक है, ये चित्र देखो, दिख रहा है? ये चित्र दिख रहा है ना? तो इस चित्र में आप क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो कि एक एकक कोशिका ये आगे रखी हुई है, फिर पीछे, फिर उसके पीछे, फिर उसके पीछे, यानी 4 ऊपर रखी है, 4 नीचे रखी है। बात समझना ध्यान से। 4 ऊपर और 4 नीचे दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं? तो 4 ऊपर और 4 नीचे रखी हैं एकक कोशिकाएं। तो वास्तव में पहली वाली एकक कोशिका, दूसरी वाली, तीसरी वाली, बीच में हमने क्या एक अवयवी कण रख दिया है। बीच में हमने क्या रख दिया है? अवयवी कण। ये अवयवी कण परमाणु, अणु और आयन कुछ भी हो सकता है। अब देखो ध्यान से समझना, ये जो बीच में अवयवी कण हमने रख दिया है, वास्तव में अगर इसकी बात करें तो इस अवयवी कण, ये जो बीच में अवयवी कण रखा है, ध्यान समझना, इस अवयवी कण का हिस्सा किस पर है ये बताओ। इधर देखो आप, किस किस पर है? तो यहाँ 8 क्यूब हैं, देख रहे हो कि नहीं? 8। तो 8 बीच में एक है, ध्यान समझना। तो बीच में जो एक है, तो 8 जो क्यूब हैं वो क्या कहेंगे? वो एक कहेगा मेरा है, कहेगा मेरा है, कहेगा मैं, सबकी हिस्सेदारी है कि नहीं? वो बीच में रखा हुआ है कि नहीं? बताओ पहले बात। ये इसी तरीके से है, जैसे एक सेब है, जैसे एक सेब है और उस सेब को खाने के लिए 8 लोग हैं। उस सेब को खाने के लिए 8 लोग हैं, तो आप क्या कहोगे? उस सेब को कैसा काटोगे? ऐसे उसके 8 बराबर भाग करोगे, ऐसे 20 से काटोगे, फिर ऐसे काटोगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो यानी एक इतना वैसा काटना है कि बराबर बराबर उसके 8 खाने हो जाएं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो एक खाना एक व्यक्ति को मिलेगा, एक टुकड़ा एक व्यक्ति को
मिलेगा। बिल्कुल उसी तरीके से ये चित्र है आपका, ये चित्र भी बिल्कुल उसी तरीके से, यानी ये आप देख क्या रहे हो, ये आपने वो देखा होगा, क्या उसको बोलते हैं, एक घुमाने वाला नहीं आता है, क्या उसे बोलते हैं, हाँ घुमाने वाला क्यूब जिसमें रंग होते हैं बदलने के लिए, उसमें देखते हो ऊपर, ठीक है, 4 ऊपर होते हैं, डाइस बोलते हैं, हाँ डाइस ऊपर, 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे होते हैं, खाने होते हैं कि नहीं। और वो 4 उसी के केंद्र पर इसी तरीके से चित्र बना हुआ है, और इस चित्र में ये समझ सकते हो बीच में एक अवयवी कण है। तो 8 हैं भाई, क्यूब कितने, 8, अवयवी कण कितना, 1। तो अब हम बात करेंगे कि ये इस पर हिस्सा किसका किसका है, तो 8 का है, तो 1 का हिस्सा कितना हुआ, तो 1 का हिस्सा कितना हुआ, 1/8। नहीं बात समझ पाए, कितना हुआ, 1/8। चीज़ कितनी है, 1, और लोग कितने हैं, 8, यानी 1 को कितना मिलेगा, मतलब लोग 8 है और चीज़ 1 है, तो 1 को कितना मिलेगा, 1/8। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, इतना तो क्लियर हो गया होगा कि नहीं, ठीक है, ये चित्र आप समझ पा रहे होगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमको ये समझना है कि ये जो क्यूब हमने वास्तव में बनाया है, हमें ये मालूम है कि ये जो एकक कोष्ठिका है, ये एकक कोष्ठिका कई, एक के ऊपर एक ऐसे रखोगे, 4 ऊपर रखोगे, 4 नीचे रखोगे, ठीक है। तो इसके अगर हिस्से की बात करें तो ये जो ऊपर आपको ये दिख रहा है अवयवी कण, इस पर किसका हिस्सा है, 8 लोगों का हिस्सा है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पाए। हम इसको ऐसे समझते हैं, और एक बार ध्यान समझिए, जैसे एक ये क्यूब है, इसके पास हटा के एक और इधर क्यूब रख दो, एक और इधर रख दो, एक ऊपर रख दो, एक पीछे रख दो, ठीक है, ऐसे ऐसे घेर करके 4 इधर इस तरफ आ जाएंगी, इस तरफ, और फिर 4 उसके ऊपर रख दो। तो एक के हिस्से में, एक जो आपको ये दिख रहा है, ठीक है, इसके हिस्से में 1/8वां भाग ही तो आएगा, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि ये जो आप देख रहे हो, इस पर कितने लोगों का हिस्सा है, 8 लोगों का। तो ये वास्तव में 1 नहीं है, ये कितना है, 1 नहीं है, ये कितना, 1/8 है, ये कितना है, ये पूरा 1 परमाणु नहीं है, या ये कह सकते हैं ये एक अवयवी कण नहीं है, ये कितना है, 1/8 है। क्यों 1/8 है, अभी आपको हमने बताया, क्योंकि हमें मालूम है कोई क्रिस्टल जो होता है वो एकक कोष्ठिकाओं से मिलकर के बना होता है, और ये तो एक एकक कोष्ठिका ही है। बात समझ पा रहे हो नहीं। और एक एकक कोष्ठिका ऐसे आप रख दो, कर दो, एक के बाद 4 नीचे से रख दो, 4 ऊपर रख दो, तो कितनी हो गई, 8। और बीच में जो एक अवयवी कण आएगा उस पर कितने का हिस्सेदारी है, 8 लोगों का, यानी 1 पर 8 लोगों की हिस्सेदारी है। तो यानी ये पूरा 1 नहीं है, बात समझना ध्यान से, ये पूरा 1 नहीं है अवयवी कण, ये कितना है, 1/8। जैसे सेब को हमने बताया था कि सेब 1 है, दिख तो 1 रहा है, लेकिन अगर उसको भाग 8 बराबर भाग में बांट दो तो उसका एक कतरी जो निकल के आएगी, एक पीस जो निकल करके आएगी, वह कितनी होगी, 1/8। तो यहाँ पे जो अवयवी कण है बच्चे, तो ये 1/8 है, ये भी 1/8 है, ये भी 1/8 है, ये भी 1/8 है, ये जितने हैं सब 1/8 है, ठीक है, 1/8 हिस्सा है सभी का। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, बात समझ पा रहे हो ना। ऐसे सब 1/8, तो टोटल कितने कोने हैं, 8 कोने। तो अब इनको तुम अगर जोड़ोगे कि इसमें अवयवी कण की संख्या कितनी निकल के आएगी, तो कितने बार इसको जोड़ोगे बताओ, 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, 8 बार जोड़ेंगे। तो 8 बार ऐसे ना जोड़ करके 8 में गुणा कर दो, 8 गुणा 1/8 ऐसे कर दो, तभी तो उतना मान आएगा। नहीं बात समझ पा रहे हो, अरे भाई यहाँ पे देखो 8 कोने हैं, एक के हिस्से में कितना है, 1/8, फिर दूसरे के हिस्से में 1/8, फिर तीसरे के हिस्से में 1/8, ऐसे डॉट डॉट कितने बार करना है, 8 बार करना है। कितने बार करना है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अब इसको जोड़ोगे, जब जोड़ोगे, हाँ तो एक आंसर आएगा, एलसीएम लोगे तो 8 आ जाएगा, ऊपर जब जोड़ोगे तो 8 आ जाएगा, ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, या फिर ऐसे भी कर सकते थे इसको कि 8 कोने हैं तो 8 लोग हैं, इनका एक के हिस्से में कितनी हिस्सेदारी है, 1/8, तो ऐसे काट दोगे तब भी 1 आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आग एकक कोष्ठिका होती है उसमें टोटल अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 1। दिख कितने रहे हैं, 8। दिख कितने रहे हैं, 8, लेकिन होते कितने हैं, 1। तो होता कितना, टोटल पूछ रहे हैं। दिख आपको 8 कोने रहे हैं तो तुम समझ रहे हो अवयवी कण 8 होंगे, लेकिन अवयवी कण 8 नहीं होते, कितना होता है, 1 होता है। क्यों होता है वो हमने आपको समझा दिया, ठीक। तो यहाँ पे अवयवी कण जो आपको निकल के आएंगे बेटा, कितने निकल के आएंगे, 1, ठीक है। यहाँ पे किस वाली में, आग एकक कोष्ठिका। चलो उसको मिटा देते हैं हम। तो ये आप समझ लिए होंगे, ठीक है। अब इसमें कितना है, अवयवी कणों की संख्या 1, ये तो हो गया आग एकक कोष्ठिका। SCC में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 1। दूसरा कौन सी थी, दूसरी कौन सी थी बेटा, तो दूसरी थी अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक है। पूरा आप लिख लेना नाम, इसको अंग्रेजी में BCC यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूब बोलते हैं, ठीक है।
BCC। ये कैसा बना होता है, तो ये चित्र हमने आपको बताया था, ठीक है, ये चित्र हमने आपको बताया था कैसा बना होता है। तो देखो सबसे पहले आप क्यूब बनाओगे इस तरीके से सरल वाला, जल्दी से, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या करोगे, इसके कोनों को मिला दोगे इस तरीके से, ठीक, कोने मिला दिया। अब क्या करेंगे, एक एक जो है, एक एक अवयव जो है कोने पर आ जाएगा, एक यहाँ पे, 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 एक इस कोने पे, एक इस कोने पे। और BCC नाम है ना, बॉडी सेंटर्ड क्यूब, मतलब उसके बॉडी के अंदर बीच में एक और अवयव रखा होगा। तो यानी यहाँ पे बीच में एक और अवयव हम रख देंगे, एकदम बीच में। बात समझ पा रहे हो, क्यूब के अंदर बीच में एक और होगा, तो एक तो अंदर हो जाएगा, ठीक, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो देखो अब समझना, इसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी है, तो आपको दिख कितनी रही है, 8 कोने पर एक अंदर, तो 9 दिख रही है, वास्तव में 9 नहीं है। ये कितनी है, तो पहले 8 कोने जो दिख रहे हैं ये कितने के बराबर, कितने अवयव कण का निर्माण करते हैं, 1 का। तो यहाँ से तो आप समझ गए अवयवी कणों की संख्या, चूँकि 8 कोने हैं और 8 में 1 पर 1 का कितना हिस्सा है, 1/8 प्लस। अब देखो इसके केंद्र पे भी तो एक है, अब जो केंद्र पर है भाई, जो इसके अंदर है वो उसी का होगा, उस पर और किसी की हिस्सेदारी नहीं है। तो एक अंदर है तो एक ये हो गया, ठीक है। तो अगर करेंगे इसमें तो ये कट जाएगा, एक एक और एक एक मिलकर कितने हो जाएंगे, 2। बात समझ पाए कि नहीं, यानी BCC में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 2, ठीक। इतना बात समझ में आया कि नहीं। इसके बाद अब हम बात करेंगे आगे, ठीक है। अब आगे बात करेंगे, अगला जो है वो कौन सा है, तीसरा कौन सा है, फलक केंद्रित। फलक केंद्रित, पूरा नाम आप लिख लेना, एकक कोष्टिका, ठीक है। क्या नाम है, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। इसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूब, ठीक है, FCC, ठीक है। इसमें देखो अवयवी कणों की संख्या कैसे होती है, इसको ध्यान से समझिए आप। तो सबसे पहले हम क्या साधारण वाला ये बनाते हैं, साधारण क्यूब बनाते हैं। देखो तो सबसे पहले साधारण क्यूब बना लिया हमने इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके का साधारण क्यूब हमने बना लिया। फिर क्या करना है, कोने पर एक एक रखना है, ठीक है, कोने पर एक एक रखना है। तो एक एक कोने पर रख दिया, वास्तव में एक एक दिख रहा है लेकिन एक एक नहीं है, ये कितना है, केवल 1/8 है, एक का हिस्सा कितना है, 1/8 ही है, ठीक। और इसका नाम क्या है, फलक केंद्रित। अब देखो फलकें कितनी है इसकी, फलकें कितनी, दीवारें कितनी, बताओ भाई, क्यूब की दीवारें कितनी होती है, क्यूब की 6 होती है। देखो एक ये वाली दीवार हो गई, एक ये वाली, यानी एक ये बाईं वाली, सॉरी एक ये दाईं वाली, एक ये बाईं वाली, एक ये सामने वाली, एक ये पीछे वाली, एक ऊपर वाली, एक ये ऊपर वाली, एक नीचे वाली। तो क्यूब में 6 फलकें होती हैं, यानी 6 दीवारें हैं। आपके कमरे में भी 6 दीवारें होंगी, ठीक है। तो बिल्कुल आपका कमरा क्यूब ही है, उसमें 6 दीवारें हैं। अरे ऊपर नीचे वाली भी मिला लो, छत भी मिला लो, नीचे, तो 6 हो गया ना। तो फलकों पर भी एक एक, तो फलकों पर भी एक एक आ जाएगा। बात समझना, फलक केंद्रित में क्या होता है, कोनों के अलावा फलकों पर भी एक एक अवयव आ जाता है। तो देखो ये वाला फलक हो गया कौन सा, ये वाला फलक हो गया दायां वाला। इसके सामने वाला कौन सा होगा, ये वाला फलक हो गया बायां, यानी इसे यहाँ पे रख दिया हमने। ये वाला ऊपर वाला फलक है तो इसके बीच में रखना ऊपर वाले फलक के, ठीक। फिर ये नीचे वाला फलक आपको ये दिख रहा है, तो नीचे एक रखना है। और कौन बचा, सामने वाला, अभी सामने वाला बचा ये वाला, तो इसके भी तो केंद्र में रखना है। तो सामने वाले का केंद्र ये हो गया, यहाँ पे रख दिया। और ये पीछे वाला भी तो बचा है, तो इसके पीछे वाले केंद्र पर एक रखना पड़ेगा, तो पीछे वाला का केंद्र ये हो गया। बात समझना आप इस तरीके से। तो फलक केंद्रित में क्या देख रहे हो, एक अवयव जो होगा वो दाईं ओर होगा, एक और होगा वो बाईं ओर होगा, ठीक है। एक ऊपर वाले में होगा, एक नीचे वाले में होगा, एक सामने वाले में होगा, एक पीछे वाले में, ठीक। तो इस तरीके से अगर आप अवयवी कण देखोगे तो 8 ये हो गए, और ये कितने हैं, 8 और 6 14। तो 14 दिख रहा है, लेकिन वास्तव में 14 होते नहीं, क्योंकि ये जो 8 दिख रहे हैं ये तो 1 है। चूँकि 8 जो दिख रहे हैं इसको करेंगे 8 गुणा 1/8। इसका मतलब नहीं समझ पा रहे हो, मतलब 8 कोने हैं लेकिन एक कोने पर है कितना, 1/8 है। मतलब वो दिखा रहा है कि हमारे पास 1 है लेकिन है उसके पास 1/8 है। मतलब दिखा रहा है सेब की एक सेब है मेरे पास, लेकिन 1 नहीं है उसके पास, एक सेब की जो है 1/8वां भाग है बस, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करेंगे फलक वाले को। फलक पे कितना है, तो फलक पे आपको दिख कितना रहा है, क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है। एक फलक की अगर हम बात करते हैं, एक दीवार की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम ऐसे दीवार, अब मान लो 2 रूम हैं, 2 कमरे हैं, और बीच में एक दीवार खड़ी कर दी जाए, और कमरे कितने हैं, 2 कमरे कितने हैं, 2, और बीच में दीवार खड़ी कर दिया, तो एक रूम पार्टनर इधर रहता है, एक पार्टनर उधर रहता है। तो वो बीच वाली जो दीवार होगी किसकी होगी, अगर किसी ने पूछा दीवार किसकी है,
पहले वाले से, तो वो बोलेगा मेरी है। और जब वही व्यक्ति जाके दूसरे वाले से कहेगा कि ये दीवार किसकी, तो वो भी यही कहेगा मेरी है। मतलब दीवार एक है और हिस्सेदारी कितने दिखा रहे हैं, 2। मतलब ये हुआ कि आधी दीवार उसकी हुई, आधी दीवार उसकी हुई। ऐसा तो समझ सकते हो। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप देख क्या रहे हो कि यहाँ पे ये जो दीवार आपको दिख रही है, इस पे दिख तो एक अवयव कर रहा है, लेकिन ये वास्तव में एक नहीं है। कितना है, आधा। क्यों आधा है, तो इसके लिए हम इस चित्र को देखते हैं। ये चित्र आप देखोगे अगर ध्यान से तो समझ में आ जाएगा। देखो, एकक कोष्टिका एक ये दिख रही है और ये एक ही दिख रही है, बीच में एक अवयवीकरण बीच में दीवार में रखा हुआ है। तो ये अवयवीकरण इसका भी है और इसका भी है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? मतलब आधा इसका, आधा इसका है, वो एक, लेकिन वास्तव में दिख रहा आपको एक, लेकिन वास्तव में कितना है, आधा। क्लियर? ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो ये फलकों पर अवयवीकरण होते हैं वो वास्तव में एक नहीं होते हैं। कितने होते हैं, आधे होते हैं। क्यों आधे होते हैं? क्योंकि इधर उधर दोनों तरफ उसकी हिस्सेदारी होती है। क्लियर? तो यहाँ पे करेंगे प्लस, फलक कितनी है, फलक कितनी है टोटल, 6, तो लिखेंगे 6 गुणा, लेकिन एक पर हिस्सेदारी कितने की है, 1/2 आधे की तो है, तो 1/2 कर देंगे। क्लियर? यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब इसको कर देंगे तो यह तो आ जाएगा 1, और इसको कर देंगे तो ये तो आ जाएगा 3, तो 3 और 1 4। बात समझ पाए? तो यहाँ पे आपका जो FCC होता है उसमें अवयवीकरणों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इसके बाद अब हम बात करेंगे अगले वाले की। अगला कौन सा था बताओ भाई? अगला जो था चौथा, मेन होते 4 है। अगला कौन सा था, वो होता अंत केंद्रित। देखो ये अंत है, वो अंत है, दूसरा वाला अंत है, ये अंत है। ठीक है? अंग्रेजी में से इंड सेंटर्ड क्यूब बोलते हैं, ECC बोलते हैं। ठीक है? अब ये कैसा बना होता है तो इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। तो हमने बहुत बार बनाया, आप लोगों को रट गया होगा। ठीक है? इस तरीके से सबसे पहले हम एक क्यूब बना लेते हैं, और इसके क्यूब बनाने के बाद फिर क्या करेंगे, इसके सिरों पर एक एक रख देंगे, यानी कोनों पर एक एक अवयव रख देंगे। तो ये कोने पर एक आ गया, ये एक आ गया, ये एक आ गया, ये और ये, और ये 8 कोनों पर एक एक आ गए। ठीक है? इसका नाम क्या है, अंत एकक कोष्टिका, अंत केंद्रित एकक कोष्टिका, ECC। तो इस यहाँ पे हमने आपको बताया था कि जो फलकें होती हैं, हाँ आमने सामने अपोजिट फलकें होती हैं। तो देखो अगर आप रूम में बैठे हो, तो ऊपर वाली जो फलक है इसकी अपोजिट कौन होगी, नीचे वाली फलक। ठीक है? दाईं वाली जो फलक है उसके अपोजिट कौन होगी, बाईं वाली फलक। सामने वाली जो फलक है उसके अपोजिट कौन होगी, पीछे वाली फलक। वैसे ही यहाँ पे आप देखो, ऊपर वाली फलक के अपोजिट नीचे वाली, दाईं वाली फलक के अपोजिट बाईं वाली, सामने वाली फलक के अपोजिट पीछे वाली। ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, अपोजिट फलकों में अवयवीकरण केवल रखना होता है। किसका रखना होता है, अपोजिट फलक। और सब अपोजिट फलक में रखने को नहीं रखोगे, सब में रख दोगे तो आपका FCC बन जाएगा। इसमें केवल एक में रखना होता है। तो हमने कहाँ पर रख दिया, हमने रख दिया एक ऊपर वाली फलक में और एक नीचे वाली फलक। ये अपोजिट फलक है। आप चाहते तो अगर अगला बनाओगे तो ये दाईं बाईं वाले में भी रख सकते हो, एक में रखना है केवल। ठीक? तो अब अगर यहाँ पे देखोगे अवयवीकरणों की संख्या कितनी आपको नज़र आ रही है, तो 8 ये और 2 ये, 10 नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में 10 नहीं है। कितनी है, तो आप सबसे पहले तो कहोगे कितने कोने हैं, तो 8 कोने हैं। एक कोने पर हिस्सेदारी 1/8 की। फलक कितनी है, 2 फलक हैं, मतलब फलक तो 6 हैं लेकिन रखे कितने पर है, 2 पर। तो 2, एक पर हिस्सेदारी कितने की है, 1/2 की। काटोगे इसको तो ये आ जाएगा 1 मान, ये इसको काटोगे तो ये भी आ जाएगा 1 मान, जोड़ोगे तो आ जाएगा 2। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? कुछ तो समझ में आ रहा होगा। तो अगर नहीं आएगा तो आपको अभी चार्ट हम बना देंगे, रट लेना उसको, बढ़िया से पेपर में आता है। ठीक है? तो यहाँ पे आप देख क्या रहे हो, ECC में अवयवीकरणों की संख्या कितनी होती है, 2। फिर से रट लेते हैं। ठीक है? कि जो आपका क्या बताया, जो आपका सबसे पहला सिंपल क्यूबिक सेल होता है उसमें अवयवीकरणों की संख्या 1। उसके बाद BCC जो होता है उसमें अवयवीकरणों की संख्या कितनी होती है, 2। फिर उसके बाद FCC होता है उसमें अवयवीकरणों की संख्या 4, और उसके बाद ECC होता है उसमें अवयवीकरणों की संख्या 2। ठीक है? तो इस तरीके से ये चार्ट है, इस चार्ट को आप देख लो और इसमें आप इसको याद कर लो। ठीक है? इसको उठाओ। ठीक है? ये आपका चार्ट बना हुआ है, इसमें आप देख सकते हो। ठीक है? तो देखो ये आपका पहला है SCC में कितना होगा अवयवीकरण, 1। ठीक है? BCC में कितने होते हैं, 2। FCC में कितने होते हैं, 4। और फिर ये आपका आ गया ECC में कितना भी होता है, 2। ये सब हमने आपको बता दिया, तो ऐसे याद कर सकते हो, 12 42। ठीक है? क्रम याद रहेगा, अरे क्रम याद रहेगा, SCC फिर BCC फिर FCC फिर ECC।
और याद कर लो 1242, ठीक है, याद हो जाएगा। क्लियर? चलो अच्छा, हमने चित्र नहीं बनाया, अब आप पूरा कर लेना इनको, ठीक है, क्या जाने तो गए होगे किस तरीके से, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। हेडिंग जो है आपकी, अगला टॉपिक हमें पढ़ना है निविड संकुलित संरचनाएं। ठीक है, ये हेडिंग आपको लिखनी है। देखो इसमें हम क्या लिखेंगे समझेंगे। तो निविड संकुलित संरचनाएं, हम इसमें ये पढ़ेंगे कि जो कोई ठोस होता है, ठीक है, तो ठोसों में जो अवयवीकरण होते हैं, बात समझना, अवयवीकरण का मतलब समझ पा रहे हो कि नहीं। जैसे कोई भी ठोस है तो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है कि नहीं। आप एक मिट्टी का टुकड़ा अगर लोगे, उसको तोड़ो, तब भी तुम देखोगे छोटे छोटे बहुत सारे कण होते हैं उसमें, उसी से मिलकर के बना होता है वो मिट्टी का टुकड़ा। तो कोई भी ठोस जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, और वो कण अवयवीकरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? और वो अवयवीकरण हो कौन सकते हैं? तो अणु हो सकता है वो अवयवीकरण, परमाणु हो सकता है, आयन हो सकता है। तो वास्तव में अगर हम बात करें, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, निविड संकुलित संरचनाएं, मतलब जो ठोसों में अवयवीकरण होते हैं वो किस प्रकार से व्यवस्थित किए जा सकते। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। ठोसों में अवयवीकरण जो होते हैं वो किस प्रकार से व्यवस्थित किए जा सकते हैं। जैसे कि आप ये समझ लो, जैसे कि हम अगर बात करें, आपसे ध्यान से समझना, जैसे ईंट के मतलब आप दीवार बनाते जा रहे हो तो उसको कैसे कैसे आप व्यवस्थित कर सकते हो उसको समझिए। जैसे कि आप अगर देखा जाए, ऐसे अगर कोई मिस्त्री दीवार बना रहा है तो एक ईंट के ऊपर एक ईंट ऐसे रख सकता है, देखो ऐसे, एक ईंट के ऊपर एक ईंट ऐसे, तो एक ये व्यवस्था हो गई। बताओ, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ईंट रखता चला जाए। एक दूसरा मिस्त्री है, वो भी दीवार बना रहा है, और वो कैसे पैकिंग कर रहा है ईंटों की दीवार बनाने की, उसको देखो। तो वो कैसे कर रहा है, पहले एक ईंट लगा रहा है इस तरीके से, ठीक है, फिर ऐसे पहला क्रम तो ऐसे लगा दिया, अगला क्रम उसने क्या किया, अगली ईंट ऐसे लगाता है बीच में, फिर अगली ईंट जो है वो बीच में। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है कि यहाँ पे जो ईंट आ रही थी वो एक के ऊपर क्रमबद्ध रूप से आ रही थी, एक ईंट के ऊपर फिर एक ईंट, एक ईंट के ऊपर फिर एक ईंट, एक ईंट के ऊपर फिर एक ईंट। लेकिन यहाँ आप क्या देख रहे हो, यहाँ आप क्या देख रहे हो कि एक जो दो ईंटें हैं उनके ऊपर एक ईंट आई हुई है, ऐसा देख रहे हो ना। तो ये भी तो एक व्यवस्था बनेगी। अब ये भी तो एक दीवार इस तरीके से बनेगी, होता है कि नहीं। ऐसे भी दीवार बनती है कि नहीं, बताओ, ऐसे भी बनती है कभी कभी। यहाँ बीच बीच में ऐसे किनारे किनारे छोड़ देते हैं, थोड़ा सा छोड़ देते हैं ना, नहीं देखिए आप लोगों ने, बीच बीच में छोड़ देते हैं किनारे किनारे, है ना, ऐसा समझ सकते। हाँ, इधर से बनाने के लिए जैसे भी बनती हो, ठीक है। तो ऐसी व्यवस्था और एक ये ऐसी व्यवस्था, दो व्यवस्थाएं आपने देखी। तो मतलब ये हुआ कि जो हम आयनिक अवयव होते हैं, अवयवीकरण जो होते हैं, उनको हम कई तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। अब हम यहाँ केमिस्ट्री में उनको कई तरीके से व्यवस्थित करेंगे, वही इस टॉपिक में पढ़ेंगे, निविड संकुलित संरचनाएं। संकुलित का मतलब होता है पैकिंग, यानी उनकी व्यवस्था में कैसी करनी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो कितनी तरीके से करेंगे वो आप समझिए, ठीक है, बात समझो ध्यान से। तो ये 3 प्रकार से होती है, ठीक है। सबसे पहले आप लिखोगे 3 प्रकार से होती है ये, यहाँ पे आप लिखोगे यह है 3 प्रकार से की जाती है। मतलब ये समझ लीजिए कि जो निविड संकुलित संरचनाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। सबसे पहला आप लिखोगे एक विमा में, ठीक है, एक विमा में निविड संकुलन। दूसरा लिखोगे एक विमा में निविड संकुलन, अंग्रेजी में अगर बात करें, एक विमा जो होता है तो एक डायमेंशन में, मतलब एक दिशा में, तो 1D, एक डायमेंशन मतलब 1D, जैसे 2D 3D होता है ना, एक दिशा में, एक दिशा मतलब एक दिशा में केवल बनाना है, ठीक। इसके बाद दूसरा एक विमा में, फिर द्विविमा में निविड संकुलन, ये हमें पढ़ना, तो इसको अंग्रेजी में कहेंगे 2D, यानी 2 डायमेंशनल, मतलब 2 दिशाओं। जैसे ये देख रहे हो ना, 2 दिशाओं में, एक्स अक्ष होती है कि ये वाई अक्ष होती है, ठीक है। इसमें केवल एक अक्ष हो गई, ये एक्स अक्ष हो गई, तो इसमें एक अक्ष, एक ही दिशा है, इसमें 2 हो गई, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो है वो 3 विमा में,
त्रिविमा में निविड़ संकुलन, पूरा आप लिख लेना, त्रिविमा में निविड़ संकुलन, और इसको कहेंगे 3D। बात समझना ध्यान से। और इसमें कितनी दिशाएं हो जाएंगी? 3। एक x अक्ष हो जाएगी, एक y अक्ष हो जाएगी, ये x अक्ष हो गई, ये y अक्ष हो गई, और एक तीसरी हो जाएगी z अक्ष, जो z अक्ष वास्तव में ऐसे बनती है, ठीक है, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई, लेकिन इसको कॉपी पे ऐसे दिखाया जाता है, ये z अक्ष हो गई, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो एक विमा में जो आपका निविड़ संकुलन होगा वो कैसा होगा? एक विमा में जो निविड़ संकुलन होगा वो कैसा होगा? तो इसे कहते हैं रेखी। कैसा होगा? रेखी होगा, मतलब एक रेखा में होगा। जबकि दो विमा में जो निविड़ संकलन होगा उसमें क्या होगा? क्षेत्रफली होगा, मतलब समतल पृष्ठ होगा वो, क्षेत्रफली, उसमें क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा, तो क्षेत्रफली। जबकि त्रिविमा में जो निविड़ संकलन होगा वो कैसा होगा? आयतनी। बात समझना ध्यान से। देखो इसको हम ये क्या बता रहे हैं, ये समझिए। अगर एक विमा होगी, मतलब एक दिशा में रेखा जो होती है उसमें एक ही दिशा तो होती है भाई। रेखा आप खींचोगे तो इधर से अगर आप चलाओगे बाएं से तो दाईं ओर जाएगी, एक ही दिशा में तो जाएगी। जबकि क्षेत्रफल जो होता है उसमें 2 दिशाएं होती हैं, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऐसे होती है, तभी तो ये क्षेत्रफल बना। ये बोर्ड है, बोर्ड का ये क्षेत्रफल है पूरा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? और जबकि आयतन जिसमें होता है तो उसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। आयतन में 3 दिशा होती हैं, मतलब जैसे कि आपके पास कोई खाली टंकी है तो उसमें कुछ भर सकते हो ना, तो उसमें आयतन है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी उसमें 3 दिशा है। तो यही 3 व्यवस्था के आधार पर हम निविड़ संकुलन संरचनाएं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब हम ये पढ़ेंगे एक विमा में निविड़ संकुलन। तो पहले जल्दी से इसे नोट कर लो, इधर समझिए आप लोग। सबसे पहला हमने कौन सा पढ़ा है? एक विमी निविड़ संकुलन, ठीक है, फिर से लिखना पड़ेगा। पहला एक विमी निविड़ संकुलन। तो देखो ये बिल्कुल एक विमी निविड़ संकलन बिल्कुल सिंपल होता है, सरल होता है। इसमें अवयवीकरण होता है, कैसे हैं? एक के बाद एक के बाद एक लगे होते हैं। जैसे समझिए आप लोग, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक अवयवीकरण है, इसके बाद जस्ट फिर एक और आ गया इसी के टच में उतना बड़ा, फिर एक और आ गया, फिर एक और आ गया, फिर एक और आ गया। तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक यहाँ पे इस तरीके से ये लगे रहते हैं, ठीक। सबसे पहले क्या बताओगे? एक विमी निविड़ संकुलन में अवयवीकरण एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्रम से एक रेखी में लगे रहते हैं, एक रेखा में जुड़े रहते हैं। देख रहे हो कि नहीं? एक रेखा बन रही है कि नहीं? ठीक है, बन रही है कि नहीं? अरे भाई बन रही ना, एक के बाद एक जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे आप अगर देखोगे क्या कि इसमें आप देख क्या रहे हो? एक अवयवीकरण की अगर हम बात करें, ये अवयवीकरण की अगर हम बात करें, बीच वाला, तो ये कितने अवयवीकरणों से टच हो रहा है? तो देखो कितने से टच हो रहा है? 1 और 2। बात समझ पा रहे हो? हमने क्या बताया? एक विमी निविड़ संकुलन में जो अवयवीकरण होते हैं वो एक रेखा में लगे रहते हैं या व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है। और एक अवयवीकरण जो होता है 2 अन्य अवयवीकरणों से स्पर्श करता है। बात समझना, कितने से कर रहा है? 2 अन्य अवयवीकरणों से स्पर्श कर रहा है। और वो अवयवीकरण जितने अवयवीकरणों से स्पर्श करेगा उसी को हम उपसय संयोजन संख्या या अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट, है ना, नंबर बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? उपसय संयोजन संख्या, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इसमें अवयवीकरण एक के बाद एक निश्चित क्रम व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं, क्रम व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं। इस प्रकार ये व्यवस्था एक रेखी व्यवस्था होती है, रेखी व्यवस्था होती है, ठीक है। यह 2 अन्य अवयवी कणों को स्पर्श करता है, स्पर्श करता है, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि ये 2 अन्य अवयवी कणों को स्पर्श करता है, ठीक है। और ये जितने कणों को स्पर्श करेगा, एक अवयवी कण कितने कणों को स्पर्श कर रहा है, वही संख्या क्या कहलाती है?
उप सहसंयोजन संख्या। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पे भी आप तो उप सहसंयोजन संख्या क्या होती है? एक अवयवी कण पास के जितने अवयवी कणों से घिरा होता है उसे उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे उप सहसंयोजन संख्या कितनी हो गई 1 विमी में? तो इसमें जो 1 विमी में उप सहसंयोजन संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। क्लियर? इतना नोट कर लो जल्दी से। अब हम पढ़ेंगे द्विविमीय में निविड़ संकुलन। ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? इसको देखिए आप। तो लिखोगे पहला नाम जो है, पहला इसका नाम होता है द्विविम वर्ग, द्विविम वर्ग निविड़ संकुलन। दूसरा जो होता है वो होता है द्विविम, दूसरा जो होता है वो होता है द्विविम षटकोणी निविड़ संकुलन। ठीक है, ये क्या होते हैं इनको समझ लेते हैं अलग अलग। ठीक है, और द्विविमीय में इसकी देखो पढ़ेंगे द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन। इसमें क्या होता है? इसमें अवयवी कण जो होते हैं, समझना ध्यान से, कैसे होते हैं? एक के बाद एक करे होते हैं। बात समझना, एक के बाद अवयवी कण लगे होते हैं ऐसे। एक ये अवयवी कण, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवां, फिर छठवां, फिर सातवां, फिर आठवां, फिर नौवां, फिर 10वां, फिर 11वां। ठीक है, तो वास्तव में ये एक जो पैटर्न बना है इसका नाम दे दिया जाता है, इस पैटर्न का नाम जो है उसको नाम दे दिया जाता है ए। क्या नाम दे दिया है? ए पैटर्न हो गया, इसका नाम हमने क्या दे दिया? ए। फिर उसके बाद समझिए, फिर इसी के ऊपर जस्ट एक और पैटर्न, ऐसा ही पैटर्न ऊपर रख दिया जाता है। समझना, एक के बाद एक, फिर इसी पैटर्न पे अवयवी कण रखे जाते हैं। समझना ध्यान से, ये एक रख दिया, फिर एक ऐसे इसी के ऊपर टच करता हुआ, फिर एक ऐसे इसी के ऊपर टच करता हुआ, फिर एक ऐसे इसी के ऊपर टच करता हुआ, इस तरीके से। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ऐसे टच करते हुए बिल्कुल एक के ऊपर एक अवयवी कण को रखा जाता है ऐसे। ठीक है, एक के ऊपर एक इनको रख दिया गया। ठीक, तो अब ये पैटर्न ए था, तो ये ऊपर वाला भी वैसा ही तो है, जस्ट उसी के ऊपर एक गड़े हुए हैं। तो इस वाले पैटर्न का भी नाम क्या होगा? ए। इस वाले पैटर्न का भी नाम क्या होगा? ए। और ऐसे ही पैटर्न ऊपर चलते चले जाते हैं। आप बना लो इस तरीके से हो कि ये पैटर्न ए सब पैटर्न है, सब एक ही जैसा पैटर्न है। ठीक, तो इसमें आप क्या लिखोगे? इस संकुलन में अवयवी कण की एक पंक्ति बनाई जाती है, इस संकुलन में अवयवी कण की एक पंक्ति बनाई जाती है और वैसी ही पंक्ति के रूप में अवयवी कण उसके ऊपर उपस्थित रहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो एक पंक्ति है, इसके ऊपर सेम पंक्ति वैसी ही बनाई गई है, के ऊपर एक रख करके बनाई गई है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये ए पैटर्न हमने इसका नाम दिया है। तो इस प्रकार अगर आप देखोगे तो देखो इधर यहाँ पे इधर देखो, ये एक लाइन इधर बनी और एक लाइन ऊपर भी तो बन रही है। बताओ बन रही है कि नहीं? तो यहाँ पे देखो एक लाइन ऊपर की चल रही है ऐसे। तो ये होगा x अक्ष की दिशा में, ये होगा y अक्ष की दिशा में, इसलिए ये द्विविमीय है। ठीक है, 2 दिशाएं होंगी कि नहीं, इसलिए ये द्विविमीय है। इसका पैटर्न जो होता है, इसका पैटर्न जो होता है वो ए प्रकार का होता है। कौन सा होता है? ए प्रकार का होता है। क्लियर? बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अब इसके बाद आगे समझिए इसी में। इसके बाद अगर आप देखोगे इसको द्विविम वर्ग निविड़ संकुलन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे अगर इसका केंद्र यहाँ पे लिया जाए तो ये हो गया, इसका केंद्र अगर लिया जाए तो ये हो गया, इसका लिया जाए तो ये हो गया और इसका लिया जाए तो ये हो गया, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे अब इन केंद्रों को मिलाया जाए ऐसे, तो ये वास्तव में क्या बनता है? ये एक वर्ग बनता है, ये एक वर्ग बनता है। इनके केंद्रों को अगर आप मिलाओगे तो एक वर्ग बन जाएगा, इसीलिए इसे द्विविम वर्ग निविड़ संकुलन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनके केंद्रों को मिलाने पर वर्ग बनता है, इसीलिए इसे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लो अवयवों के कणों को अवयवी ऐसे लिखो, अवयवी कणों के केंद्रों को मिलाने पर एक वर्ग बनता है।
बात समझ पा रहे हो? ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये एक केंद्र है, देखो ये एक बीच वाला अवयवीकरण है, इसके चारों तरफ देखो कितने टच कर रहा है, ये बीच वाला अवयवीकरण है, इसके चारों तरफ अगर देखा कितना टच कर रहा है, एक ये वाला टच कर रहा है, एक ये टच कर रहा है, एक ये टच कर रहा है, एक ये टच कर रहा है। तो जो टच कर रहा है उनके केंद्र अगर मिलाया जाए तो इसका केंद्र ये है, जो टच कर रहा है उनका अगर केंद्र मिलाया जाए, समझना ध्यान से, तो इसका केंद्र ये है, इसका केंद्र ये है, इसका केंद्र ये है, इसका केंद्र ये है। ठीक है, ये टच कर रहा है ना, तो इनके अगर केंद्रों को मिलाया जाए ऐसे ऐसे ऐसे, और सॉरी थोड़ा टेढ़ा हो गया, ऐसे, तब भी तो ये वर्ग बन रहा है। ऐसे मिलाओगे तब भी वर्ग बनेगा, ऐसे मिलाओगे तब भी वर्ग बनेगा। तो इसीलिए हम इसे द्विविम वर्ग निविड़ संकुलन कहते हैं। तो क्या बनता है? एक वर्ग बनता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इसके बाद अगला पॉइंट इसमें लिखोगे, संयोजन संख्या होती है, इसकी अगर उपसह संयोजन की संख्या की बात करेंगे तो कितनी होगी? 4 होगी। उपसह संयोजन की संख्या की अगर बात करें तो इसमें उपसह संयोजन संख्या की अगर बात करेंगे तो कितनी होगी? 4 होगी। कैसे? देखो तो देखो यहाँ पे ये एक मेन अवयवीकरण है और कितने कणों को स्पर्श कर रहा है? 4 को। तो एक ये इसको, एक इसको, एक इसको, एक इसको, 4 को स्पर्श कर रहा है। और कोई मेन अवयवीकरण जितने अवयवीकरणों को स्पर्श करेगा वही तो उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। तो इसकी उपसह संयोजन संख्या कितनी होती है? तो लिख लो 4। उपसह संयोजन संख्या कितनी होगी? तो वो होगी हमारी 4। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इसमें उपसह संयोजन संख्या कितनी होती है? 4। क्लियर? इसके बाद अगला पॉइंट है, उसमें क्या लिखोगे? एक पॉइंट और है इसमें, क्या है कि ये क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखा बनाते हैं। तो क्षैतिज रेखा इस तरीके से और ऊर्ध्वाधर रेखा इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, नोट करो।